Hello students, welcome to Knowledge Point. Today, once again, I am going to solve some of the questions and it is the part of the chapter Arithmetic Progression from class 10th. Students, not taking more time, just I am going to start to read question number 1, then after I am giving you solution. कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, प्रूव दैट, कोई भी क्वेश्चन को आप पहले तो अंडरस्टैंड करो, समझो। कहता है कि प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर्स ए एंड बी, रियल नंबर्स है ए एंड बी, आर द सीक्वेंसेज विथ nth term a plus nb is always in arithmetic progression, what is the common difference? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये a और b दिया है, रियल नंबर्स हैं, और दिया है nth टर्म जो है वह a प्लस एन बी हैं। तो आप यहाँ देखिए गिवन nth term of NAP that is AN is equal to A plus NB। अब कहता है कि यहाँ A और B से इसके कोई ताल्लुकात नहीं है कि यहाँ AN जो है वह क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा। हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म निकालेंगे A1 जो होगा a प्लस 1n के लिए आएगा 1 इंटू बी, यह a प्लस बी देगा। यहाँ क्या है, a भी रियल और b भी रियल, यानी a प्लस बी एक कांस्टेंट है। क्या है, ये कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट। अब a2 फाइंड आउट करेंगे और ये आएगा a प्लस 2 इंटू बी, क्योंकि n इंटू बी का मतलब हुआ 2 इंटू बी, तो a प्लस 2b, ये भी एक कांस्टेंट। अब हमारे पास में क्या d भी एक कांस्टेंट आता है और यह d है कॉमन डिफरेंस। तो नाउ हम यहाँ a2 माइनस a1 फाइंड आउट करेंगे, जो आएगा a प्लस 2b माइनस a प्लस b, a प्लस 2b माइनस a माइनस b, आफ्टर कैंसिलेशन a 2b माइनस b, ये आएगा b। b एक रियल नंबर है तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। हमने क्या देखा, सिंस आप इसको लिखो a के माइनस a के माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, अगर ऐसा होता है कि किसी भी जो है पोजीशन का जो नंबर है सीक्वेंस में और उसके ठीक प्रीसीडिंग पोजीशन का जो नंबर है, अगर वह एक कांस्टेंट आता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो सीक्वेंस है, यानी जो डिफाइंड फॉर्म में जो सीक्वेंस है, ये डिफाइंड फॉर्म में सीक्वेंस वह एपी में होगा। तो हेंस ओके, और ये किसके लिए है, फॉर ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन बी। देयरफॉर आप क्या प्रूव किया, नो मैटर व्हाट द रियल नंबर्स ए एंड बी, ओके, द सीक्वेंस विथ nth टर्म ऑलवेज एपी, ओके। अब कॉमन डिफरेंस की जहां बात है, देखिए ये दिस इज डिफरेंस जो है वह कॉमन डिफरेंस, ओके। सो हेंस नो मैटर व्हाट द रियल नंबर, व्हाट द रियल नंबर ए एंड बी, ए और बी के कोई भी मान हो, ए एंड बी जो रियल नंबर्स है, द सीक्वेंस, ओके, विथ nth term
A plus NB, okay, is always in AP। साथ में कॉमन डिफरेंस, तो देखिए ये जो कांस्टेंट है दिस इज, ये कॉमन डिफरेंस है, तो एंड कॉमन डिफरेंस जो है वह क्या आ गया, बी आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सो दैट द सम ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू ए प्लस सी, और प्रोडक्ट है b प्लस सी माइनस 2a के साथ इसका, और बाई 2 और b माइनस। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या करोगे कि फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकेंड टर्म मालूम है। हेयर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है b, फर्स्ट टर्म में, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a, और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म जो l के जो है द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यह c है। अब यहाँ पर हमें सम फाइंड आउट करना है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, l इज इक्वल टू क्या होता है, l इक्वल टू आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें तो n पता ही नहीं कि लास्ट टर्म क्या होगा, लेकिन l पता है, l देखिए c है, और a क्या है, a भी पता है, a है, प्लस n माइनस 1, और d भी पता है, देखिए d b माइनस a है। यहाँ से सबसे पहले तो ये देखिए एक कांस्टेंट a है जिसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट में ले जाएंगे, और ये b माइनस a जो है इसे आप डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट में मिला n माइनस 1। ओके, यहाँ से आप देखिए n माइनस 1 ठीक साइड को जो है हम डायरेक्शन चेंज सिर्फ कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड का सारा टर्म्स को राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड का टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। यह आएगा c माइनस ए बाय बी माइनस ए। अब यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस ए बाय बी माइनस ए और प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो यह क्या दे रहा है, c माइनस ए और प्लस b माइनस ए बाय बी माइनस ए। यहाँ से रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, तो रिजल्ट आया n का b प्लस सी माइनस 2a बाय बी माइनस ए। अब यहाँ से हमें क्या बताना है कि प्रूव करना है सम, यानी s क्या होता है, s होता है n बाई 2 और a प्लस l। ये फार्मूला हमने इसलिए लिया कि देखिए n का वैल्यू तो ये आ गया b प्लस सी माइनस 2a, और ये बाई 2, और साथ में ये b माइनस ए भी आ गया, और यहाँ से a का वैल्यू तो a ही रहेगा और l का वैल्यू c। अब रिजल्ट देखिए कि जो सम था वह था a प्लस सी, तो a प्लस सी आ गया, b प्लस सी माइनस 2a, तो b प्लस सी माइनस 2a आ गया, 2b माइनस a डिनोमिनेटर में आ गया। तो क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने की, और यहीं पर एंड कर देंगे, और इस तरह से हमारा दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वह एंड हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लक्ष्मण बाइज ए शॉप फॉर 1,20,000, he pays half the amount in cash and agrees to pay the balance in 12 annual installments of rupees 5,000 each along with
इंटरेस्ट ऑफ बैलेंस अनपेड अमाउंट एट 10% विथ ईच इंस्टॉलमेंट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप। कहता है कि अगर लक्ष्मण किसी शॉप को 1,20,000 रुपया दे के खरीदता है, मतलब वो उसका दाम है, नगद में अगर वह खरीद लेता तो उसको 1,20,000 उसको पेड करना पड़ता इन कैश। लेकिन वह इन कैश नहीं खरीद पाता किसी कारणवश वह एट दैट टाइम जो है वह हाफ अमाउंट, यानी इसका जो है हाफ अमाउंट जो है वह दे पाता है, और बाकी का जो हाफ अमाउंट है वह कंडीशन पर वह इंस्टॉलमेंट में 12 इंस्टॉलमेंट में प्रदान करता है। अब हर एक मंथ उसको 12 इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि 10% जो भी रिमेनिंग बच जाता है, जैसे फर्स्ट मंथ एनुअल का जो फर्स्ट मंथ है उसमें 10% लगा हाफ का, फिर जो दे दिया अमाउंट, फिर उसके बाद जो बचा उस पर 10%, अगेन रिमेनिंग पर जो है वह 10% लगता है। टोटल कितना वह जो है उसको कॉस्ट पड़ता है। तो आप देखिए कि टोटल कॉस्ट जो है वह क्या है, टोटल कॉस्ट जो है ऑफ द शॉप, ओके, इन कैश। कैश का मतलब हुआ कि एकदम नगद में अगर लेता है तो 1,20,000। अब वह कितना वह पेड करता है, ओके, तो कॉस्ट पेड इन कैश, कितना कॉस्ट जो है वह कैश में पेड करता है, हाफ कैश में पेड करता है। ये हुआ 60,000, इतना वह पेड कर दिया। और रिमेनिंग कितना बचता है, रिमेनिंग जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट which are to be paid in installment, which are paid to be in 12 installment, okay, remaining amount which are paid to be in 12 installment, okay, that is क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट सिर्फ यहाँ लिखिए, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट से रिमेनिंग अमाउंट, ओके, तो रिमेनिंग अमाउंट जिसको इंस्टॉलमेंट में पेड करना है ₹60,000। अब इसको हर इंस्टॉलमेंट में 10% जो है, अब क्या है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 12 है, 12 इंस्टॉलमेंट में पेड करना है, ओके। अब देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना का हो जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12 में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, ये देखिए ₹60,000 बाय 12 और प्लस 10% हो गया ऑफ 60,000, ये आ जाएगा ₹5,000 और प्लस 10 इंटू ₹60,000 बाय 100, तो ये हो जाएगा ₹5,000 और ये 6,000, तो ₹11,000। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। अब इसी तरह से देखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है यह हो जाएगा हर एक का, वो आपका 5,000 जो है यह प्रिंसिपल हो गया और बाकी बचा कितना 55,000, 10% ऑफ
ओके 60,000 माइनस 5,000 तो दे दिया, यानी ₹5,000 और प्लस 10 इंटू 55,000 बाय 100, यानी ₹5,000 और प्लस 5,500, ये हो गया ₹11,500। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा और जब 12 इंस्टॉलमेंट आएगा, ओके 12th इंस्टॉलमेंट, तो ये 12th इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, तो ₹5,000 प्रिंसिपल फॉर द ईच इंस्टॉलमेंट और प्लस हो जाएगा लास्ट का जो है 5,000 बचेगा, तो 10% ऑफ ₹5,000 यानी 500 ₹5,500। अब देखिए कि टोटल कहता है कि बैलेंस पर जो है 10% लगा, टोटल कॉस्ट कितना बना उसका, तो टोटल कॉस्ट यह बन गया कि जो है पेड इन केस जो है वह 60,000 है, ₹60,000 और ये प्लस 12 इंस्टॉलमेंट का कॉस्ट, हाँ तो कॉस्ट पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट, देखिए 12 इंस्टॉलमेंट में क्या है, ये ₹60,000 प्लस देखिए इसका जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना 11,000 और प्लस सेकेंड जो है वह क्या आ गया 11,500, यानी 500 एक्सीड कर रहा है, ओके इस तरह से। और लास्ट जो है ये 12th इंस्टॉलमेंट है वह है 5,500। तो आप यह देख रहे हैं कि क्या है, AAP में है, AAP फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब इसके फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स जान ही रहे हैं कि n/2 ये 12th टर्म का है, तो n/2 यानी 12/2 और ये 11,000 प्लस 5,500, ये ₹60,000 प्लस 6 इंटू 00561, तो ये आ गया आपका ₹60,000 और प्लस ये आ गया 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 3 ओके 39 और 6 1 जा 639, ओके वंस अगेन ये 6 हो गया और 11 5 16,500, ये 6 60,000 प्लस 6, ओके 12/2 11,000 प्लस 5,500 11,000 और 5,000, तो 16,500 और इंटू 6, ओके 16,500 और 6 0 0 9,900 सॉरी 99,000 और 60,000, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से 60,000 प्लस कर दीजिए 0,009 यानी 159, ये आ गया ₹159 और 000, ओके ये आ गया आपका 1,59,000, ओके। सो स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
कहता है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP इज Sn, तो प्रूव दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ NAP इज Sn-2 और Sn-1 प्लस Sn-2। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए कि कोई भी AP में है, जैसे A प्लस D, A प्लस 2D और इस तरह से आपका AN है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि वेयर लेट APB वेयर A क्या हो गया? A फर्स्ट टर्म, A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, ओके, और AN बी द लास्ट टर्म, ओके। तो हमने बताया था कि D अगर आपको निकालना है तो AN माइनस AN-1 यहाँ पर अगर आप ले लेते हो तो AN लास्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड लास्ट हो गया, या कोई भी टर्म माइनस उसका एक प्रीसीडिंग टर्म, आप ये ऐसा कह सकते हो। अब एक और बताया था आपको कि अगर Sn डिफाइंड है तो आपको AN जो है Sn के द्वारा क्या निकालना है? तो Sn माइनस Sn-1। अब यहाँ कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वह यह होगा, ये प्रूव आप करके दिखाओ। तो आप देखो कि AN जो है वह क्या हो गया? Sn माइनस Sn-1 जो हमने यहाँ लिखा, ये एक फार्मूला और दूसरा फार्मूला D का ये, ओके। अब देखिए AN-1, क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि D निकालने के लिए AN में AN-1 कोई भी टर्म में से उसका प्रेसीडिंग टर्म, तो AN-1 क्या हो जाएगा? तो AN-1 हो जाएगा, देखिए Sn-1, ओके। देखिए AN है तो यहाँ AN-1 है तो Sn-1 और माइनस Sn-2। अब यहाँ पर D कह रहा है कॉमन डिफरेंस जो है इसको प्रूव करना है कि इतना होगा, तो ये हो जाएगा आपका AN माइनस AN-1। AN का वैल्यू लीजिए Sn माइनस Sn-1 और माइनस ये हो जाएगा Sn-1 माइनस Sn-2। अब इसको सॉल्व करिए, Sn माइनस Sn-1 माइनस Sn-1 प्लस Sn-2। यहाँ क्या आया? Sn माइनस S, ये 2 दो बार आया, ये Sn-1 दो बार आया, तो 2Sn-1 प्लस Sn-2, ओके। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ AP Sn माइनस 2Sn-1 प्लस Sn-2, ओके। सो दिस हैज बीन ऑलरेडी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है 150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. 4 workers dropped in second day, 4 more workers dropped in third day, and so on. It takes 8 more days to finish the work. Now find the number of days in which the work was completed. क्वेश्चन कहता है कि अगर 150 वर्कर्स को लगातार काम करने दिया जाता है तो 8 दिन पहले समाप्त हो जाता है। अगर यह स्थिति नहीं आती है कि 4 वर्कर्स जो है वह सेकेंड डे से जो है काम पर आना बंद कर दे। फर्स्ट डे तो 150 वर्कर्स आए, अब सेकेंड डे से वैसा सिलसिला बन गया किसी कारणवश कि 4 वर्कर्स सेकेंड डे को नहीं आए, फिर 4 वर्कर्स थर्ड डे को नहीं आए, मतलब 8 वर्कर्स, 4 मोर वर्कर्स। तो इस तरह से 4 ज़्यादा वर्कर्स जो है नेक्स्ट डे सेकेंड डे से वो आना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में जो है जितने दिन लगते उससे 8 डेज जो है वह कम लगता है अगर 150 वर्कर्स
एवरीडे अगर वर्क करने आता है। अब मान लीजिए कि दो केस तो यहाँ है, तो फर्स्ट केस में मान लीजिए कि लेट ओके नंबर ऑफ डेज, डेज मानिए नंबर ऑफ डेज, क्योंकि वर्कर्स नंबर तो 150 से स्टार्ट है, दिया हुआ है। कहता है नंबर ऑफ डेज बी एन एन व्हेन, देखिए ये दो केस है, व्हेन ये इस स्थिति में वर्क कंप्लीटेड, नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क इज कंप्लीटेड, ओके, कंप्लीटेड बी एन मान लीजिए। इफ वर्कर्स आर ड्रॉपिंग फ्रॉम सेकेंड डे ओके रेगुलरली, ओके, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपको जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कंज्यूम्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इस केस में कंज्यूम्ड होगा, कंज्यूम्ड इन एन डेज। ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे तो 150 कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही, सेकेंड डे 150 में से 4 कम आएगा तो यानी 146, ओके, फिर 142 अप टू ये एन डेज तक चलेगा, एन डेज तक चलेगा। तो यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है यार, दिस फॉर्म एन एपी, दिज फॉर्म, ये एपी फॉर्म कर रहा है। यहाँ क्या है, ए का वैल्यू 150 है और डी घट रहा है 4 वर्कर्स, एवरी डे घट रहा है, एवरी डे कंजिक्यूटिव एवरी डेज घट रहा है। तो ये और एन का वैल्यू तो यहाँ एन ही है, तो देयरफॉर टोटल वर्कर्स यूज्ड, ओके, वर्कर्स यूज्ड हो जाएगा n/2 और 2 × a, जैसा कि फॉर्मूला आप जानते हैं, फार्मूला कौन सा यूज होगा, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ओके, तो प्लस n डेज है -1 × d है -4। अब यहाँ से क्या हुआ, n/2 ये 300 और -4n + 4, अब देखिए ये 304 हो गया, तो n 304 - 4n/2, ये 2 से इसको डिवाइड कर दो तो n 152 - 2n। अब कहता है क्या सेकंड केस में कि क्या अगर 150 वर्कर्स आते रहता तो n - 8 डेज ही लगता, ओके। नाउ अब यहाँ से हम देखते हैं केस सेकेंड, इफ 150 वर्कर्स come every day, then वर्क कंप्लीटेड कितने डेज में, इन n - 8 डेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस आधार पर देयरफॉर टोटल वर्कर्स कितना लग जाता, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो यूज होता इस केस में 150 और n - 8। अब ये भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है और यहाँ जो आया ये भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों वर्कर्स को आप एक इक्वेशन बना करके सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से देखिए 150 और n - 8 जो है ना वो इज इक्वल टू हो जाएगा n और 152 - 2n। इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है। ये आएगा 150n और
ये 1200 और ये -152n और ये माइनस माइनस प्लस 2n स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये 2n स्क्वायर और ये -152 और प्लस 150 तो -2n -1200। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन, ये आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब 2 से अगर 0 में डिवाइड कर दिया तो 0 आ गया, यानी फाइनल जो इक्वेशन बना वह बना n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इज इक्वल टू 0। 600 का फैक्टराइज जो 24 और 25 होता है, जिसमें 25 को नेगेटिव रखिए और 24 को पॉजिटिव, तो आपके पास में ये फैक्टराइज हो जाएगा और उससे n का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये आ गया n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 24n माइनस 600। यहाँ से n निकाल करके कॉमन n माइनस 25 प्लस यहाँ से 24 निकालिए, यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 25। 2 वैल्यू आया, 2 फैक्टराइज, एक n प्लस 24 आया, दूसरा n माइनस 25 आया। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आया, एक -24 और एक 25, तो n25 जो है वह करेक्ट है। n25 एंड n इज इक्वल टू -24, बट -24 रिजेक्ट, तो हेंस नंबर ऑफ डेज जो है वह आ गया रिक्वायर्ड 25 नंबर ऑफ डेज। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहता है कि 2 digits of a positive integer having 3 digits are in AP and their sum is 15. The number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. Find the number. अब 3 digits का नंबर है और उनके digits जो है वह AP में है, तो 3 digits in AP जो है मैंने बताया था पैटर्न में कि एक को आप लीजिए a माइनस डी, दूसरे को लीजिए a, तीसरे को लीजिए a प्लस डी या a प्लस डी। नहीं, ये तो मैंने a माइनस डी a प्लस डी ही सही है, बट अगर यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि रिवर्सिंग करने पर जो डिजिट्स है, ओके, वह कहता है जो नंबर है, नंबर जो ऑब्टेन्ड होता है वह 594 लेस देन द ओरिजिनल। दैट मीन्स ओरिजिनल इज ग्रेटर और न्यू जो है वह स्मॉलर है। ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है जो भी ओरिजिनल आप लीजिएगा वह ग्रेटर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो 100 प्लेस वाला होगा वह ग्रेटर लेना पड़ेगा आपको, यानी फर्स्ट डिजिट को ही ग्रेटर लेना पड़ेगा। फर्स्ट नहीं कहिए, 100 प्लेस का जो ओरिजिनल नंबर का जो डिजिट है वह ग्रेटर लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि डिजिट तो आप जान ही रहे हैं कि एपी में लेट डिजिट्स इन एपी, ओके, आर, एक तो a माइनस डी होगा, एक a और a प्लस डी। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब 100 में लेंगे a प्लस डी और 10 में लेंगे a और जो यूनिट डिजिट है वह a माइनस डी हो जाएगा। तो 100a और 10a और a यानी 111a और 100d में से 1d जाएगा तो 99d। ओके, अब यहाँ देखिए क्या है, इस तरह से आया 111, ओके, ओरिजिनल नंबर 100a और दिस वन, यहाँ आ गया 100, ये प्लस में आएगा, ये आएगा प्लस में क्योंकि ग्रेटर है
अगर ये माइनस में आ जाएगा दैट मीन्स कि वहाँ पे आपका जो है कंडीशन को फुलफिल्ड नहीं कर रहा है। अब फिर रिवर्सिंग ऑर्डर में जो न्यू नंबर आएगा, न्यू नंबर व्हेन डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो ये आ जाएगा 100 a माइनस डी प्लस 10a प्लस a प्लस डी, यहाँ से 100a और 10a और 1a 111a और माइनस 99d। अब देखिए दो कंडीशन है, एक तो सम डिजिट्स का 15 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट्स का सम क्या है, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी, यहाँ से आपको a निकल जाएगा, 3a हो गया 15, a 15/3 5। अब दूसरा क्या है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि जो ओरिजिनल नंबर है और प्लस 99d, यह जो है 111a माइनस 99d और इससे लेस है, देखिए और क्या है 594, इससे लेस है, दैट मीन्स यहाँ आपको 594 रखना पड़ेगा प्लस में, क्योंकि ये कम है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 99d में दूसरा साइड का 99d आ गया, ये 594, तो 9918 119d 594, तो d आ गया 594/198, ये कितना हो गया, 8 3 जा 3 9 जा 27 और 2 29 3 जा, यानी d का वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर A5 और D3, तो डिजिट्स क्या हो जाएगा, देखिए डिजिट्स क्या आ गया, डिजिट्स तो पहला है a प्लस डी, दैट मीन्स 5 + 3 8, उसके बाद है A5 एंड थर्ड है a माइनस डी, दैट मीन्स 5 - 3 2। ओके, तो ये AP में हो गया, 8 में 3 गया 5 में 3 गया 2, यानी ये डिजिट्स AP में हो गया, इन AP। और रिक्वायर्ड नंबर 3 डिजिट्स का, रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 852, ये आपका हो गया क्या कहते हैं 100 डिजिट, 100 प्लेस का, और ये 10 प्लेस का, और ये 1 प्लेस का। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जस्ट ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट आई अपील टू यू स्टूडेंट्स दैट यू मस्ट टेक केयर एट योर होम। एंड क्या देखा आपने कि मैंने आपको हर एक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए जो है सिलेक्ट करके ला रहा हूँ। पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या आप अपने खुद से इनको क्या इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसके लिए आप कुछ ना कुछ तो थोड़ा पॉजिटिवली कमेंट्स ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, सो दैट कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। तब तक के लिए आज आपका जो वीडियो है इसको मैं समाप्त करता हूँ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।